नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अंबाला नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की अक्षिता सैनी ने लंबी मतगणना के बाद साफ बढ़त बनाकर मेयर पद जीत लिया। उन्हें 38,000 से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार पीछे रह गईं। चुनाव के दौरान शहर में सड़क, सफाई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जीत के बाद समर्थकों में काफी उत्साह दिखा और अब लोगों की नजर नए विकास कामों पर टिक गई है। अंबाला में चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म दिखा। बीजेपी समर्थकों ने इसे विकास पर जनता की मुहर बताया, जबकि विपक्ष ने कई इलाकों में स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। लोगों को उम्मीद है कि अब ट्रैफिक, जल निकासी और सफाई जैसी परेशानियों पर तेजी से काम होगा। शहर के व्यापारियों और युवाओं ने भी नई परिषद से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जताई है। अब मेरा पानी मेरी विरासत योजना को हरियाणा सरकार ने और बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया है। जिन किसानों ने धान छोड़कर दूसरी फसलें लगाने में रुचि दिखाई है, उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है। कृषि विभाग गांवों में जाकर किसानों को नई तकनीक समझा रहा है, ताकि कम पानी वाली खेती को बढ़ावा मिल सके और खेती का खर्च भी थोड़ा कम हो पाए। अब हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए रुकी हुई छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार जारी कर दिए हैं। करीब 31 करोड़ रुपए सीधे खिलाड़ियों के खातों में भेजे गए हैं। कई खिलाड़ी लंबे समय से इस मदद का इंतजार कर रहे थे। खेल विभाग का कहना है कि अब डिजिटल प्रक्रिया से भुगतान जल्दी होगा, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के दौरान पैसों की परेशानी कम झेलनी पड़े। अब सरकार ने हिसार, रोहतक और करनाल में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी तेज कर दी है। बिजली विभाग का कहना है कि इससे बिलिंग में गड़बड़ी कम होगी और उपभोक्ता मोबाइल ऐप से अपना बिजली खर्च देख सकेंगे। कई जगहों पर शुरुआती काम शुरू हो चुका है। लोगों को उम्मीद है कि इससे बिजली कटौती और गलत बिल की शिकायतों में भी कुछ राहत मिल सकती है। अब हरियाणा रोडवेज अपने बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने जा रहा है। शुरुआत में ये बसें एनसीआर के शहरों में चलेंगी, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि नई बसों से सफर ज्यादा आरामदायक होगा और शहरों में धुआं व शोर पहले के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई देगा। अब हरियाणा सरकार नई औद्योगिक नीति 2026 लाने की तैयारी में जुट गई है। इसमें छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को सस्ती जमीन, आसान मंजूरी और 24 घंटे बिजली जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई है। उद्योग विभाग का मानना है कि इससे नए निवेश आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कई कारोबारी संगठन भी इस नीति का इंतजार कर रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर इलाके में सुविधाएं बढ़ाने का काम शुरू होने वाला है। डिजिटल संग्रहालय और लाइट शो जैसी चीजें भी जोड़ी जाएंगी। स्थानीय दुकानदारों और होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ सकती है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी के राजीव जैन ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को काफी बड़े अंतर से हराया और पूरे शहर में समर्थकों ने जश्न मनाया। चुनाव के दौरान विकास, सड़कें और सफाई जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। बीजेपी नेताओं ने इसे सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे के रूप में बताया, जबकि विपक्ष अब हार की समीक्षा करने में जुट गया है। पंचकूला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने कई वार्डों में मजबूत प्रदर्शन किया और 10 सीटों पर जीत दर्ज की। स्थानीय नेताओं का कहना है कि शहर में हुए सौंदर्यीकरण और सड़क सुधार का असर वोटों में दिखाई दिया। कांग्रेस यहां काफी पीछे नजर आई। चुनाव नतीजों के बाद शहर में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और लोग अब नई परिषद से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं। निकाय कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए आज सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच अहम बैठक हुई। कई दिनों से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के कारण शहरों में कचरे का ढेर लग गया था। कर्मचारी पक्का करने और बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। सरकार समाधान निकालने की कोशिश में है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और सफाई व्यवस्था दोबारा सामान्य हो पाए। रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा नगर समिति चुनाव में बीजेपी के सत्यनारायण उर्फ अजय जांगरा ने बड़ी जीत हासिल की। यह इलाका औद्योगिक गतिविधियों के लिए काफी अहम माना जाता है, इसलिए इस नतीजे पर सभी की नजर थी। चुनाव के दौरान ड्रेनेज और सड़क की समस्याएं मुख्य मुद्दा रहीं। जीत के बाद नए अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। रोहतक के सांपला नगर समिति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण ने करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। यह सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। बीजेपी समर्थकों ने इस नतीजे को बड़ी उपलब्धि बताया। चुनाव के बाद इलाके में राजनीतिक गतिविधियां और चर्चाएं लगातार तेज बनी हुई हैं।
हिसार जिले की उकलाना नगर समिति में निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर सबको चौंका दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां व्यक्तिगत छवि और स्थानीय मुद्दों का असर ज्यादा देखने को मिला। चुनाव के दौरान पानी, सड़क और सफाई की समस्याएं लगातार उठती रहीं। इस नतीजे के बाद इलाके की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा भी तेज हो गई है। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की बैठक में सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। महेंद्रगढ़ और नूह जैसे क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें देने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई कारोबारी समूहों ने भी इस फैसले को सकारात्मक कदम बताया है और निवेश में रुचि दिखाई है। चंडीगढ़ में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी अब तेज हो गई है। सेक्टर 18 हॉकी स्टेडियम और सेक्टर 42 मैदान में नया एस्ट्रो टर्फ लगाने का फैसला लिया गया है। खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा ताकि छात्रवृत्ति और रिकॉर्ड की प्रक्रिया आसान हो सके। प्रशासन चाहता है कि आने वाले वर्षों में चंडीगढ़ बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करे। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बीच वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग जैन ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने सिर्फ 30 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। इस नतीजे ने दिखाया कि कुछ इलाकों में स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ अभी भी काफी मजबूत है और लोग पार्टी से ज्यादा काम देखने लगे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज गुरुग्राम स्थित मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंची। अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। डॉक्टरों ने उनकी सामान्य जांच की और कुछ समय बाद वह वापस दिल्ली रवाना हो गईं। उनके आने की खबर के बाद अस्पताल और राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी रही। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने कई वार्डों में जीत दर्ज की है। नई परिषद बनने के बाद अब शहर के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। नेताओं का कहना है कि ट्रैफिक जाम और पेयजल की समस्या पर खास ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को उम्मीद है कि अब लंबे समय से रुके हुए कई काम आगे बढ़ पाएंगे। हरियाणा सरकार अब राज्य के बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल परिसरों की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही कई पुराने ट्रैक और सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। खिलाड़ियों का कहना है कि बेहतर व्यवस्था मिलने से अभ्यास और प्रतियोगिताओं में ज्यादा सुविधा होगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन का दूसरा संस्करण नवंबर 2026 में कराने की तैयारी शुरू हो गई है। खेल विभाग अभी से रूट और व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर में खेल और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार देश विदेश से बड़ी संख्या में धावक हिस्सा लेने पहुंच सकते हैं। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में हरियाणा के कई जिलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के स्कूलों का पास प्रतिशत काफी अच्छा रहा। कई सरकारी स्कूलों के छात्रों ने भी बेहतर अंक हासिल किए हैं। शिक्षा विभाग ने सफल छात्रों को बधाई दी और कहा कि आगे पढ़ाई के लिए योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में हरियाणा के कुछ इलाकों में जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। शक जताया जा रहा है कि कुछ कोचिंग संस्थानों और एजेंटों के जरिए नेटवर्क काम कर रहा था। छात्रों और अभिभावकों में इस घटना को लेकर नाराजगी दिख रही है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने पर भी चर्चा तेज हो गई है। झज्जर नगर परिषद के उपचुनाव में स्थानीय निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में गलियों, सीवरेज और सफाई जैसे छोटे लेकिन जरूरी मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार यहां ज्यादा असर नहीं दिखा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब लोग ऐसे प्रतिनिधि चाहते हैं जो सीधे इलाके की समस्याओं पर काम करे और आसानी से उपलब्ध रहे। सुखना लेक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है। यहां नई रोइंग मशीनें, जिम उपकरण और खिलाड़ियों के लिए बेहतर रहने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इससे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करने में आसानी होगी। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे बड़ा सकारात्मक कदम बताया है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध रोकने के लिए जिला स्तर पर नई साइबर सेल और हेल्पलाइन व्यवस्था शुरू की है। शिकायत मिलते ही बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि लोगों का पैसा बचाया जा सके। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी है। लगातार बढ़ रही ऑनलाइन ठगी को देखते हुए लोग इस पहल को जरूरी मान रहे हैं। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मतदान वाले दिन सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी मिलेगी जो इन क्षेत्रों के वोटर हैं। सरकार चाहती है कि लोग बिना किसी दबाव के वोट डालें। प्रशासन ने कंपनियों को भी साफ निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि मतदान प्रतिशत अच्छा रहे। दौर और बीजी
अंबाला में 1857 की क्रांति के वीरों की याद में बन रहा अत्याधुनिक वॉर मेमोरियल अब लगभग तैयार हो चुका है। अधिकारियों ने आज इसकी गैलरी, लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल सिस्टम का निरीक्षण किया। अगले महीने इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ आने वाले लोगों को हरियाणा के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की कई अहम झलकियां एक ही जगह देखने को मिलेंगी। अब की बार हरियाणा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट 14 मई को जारी होने जा रहा है। बोर्ड ने बताया कि कॉपियों की जांच और डेटा अपलोड का काम पूरा कर लिया गया है। करीब 2.5 लाख छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक संभालने के लिए नया सर्वर लगाया गया है, ताकि रिजल्ट देखते समय छात्रों को परेशानी न हो और सब कुछ आसानी से चले। पंचकूला में शुरू हुए स्टार्टअप हरियाणा समिट में देश भर से आए युवा उद्यमियों ने अपने नए आइडिया पेश किए। सरकार ने शुरुआती 3 साल तक टैक्स छूट और आसान लोन की सुविधा देने की घोषणा की है। कई स्टार्टअप्स ने निवेशकों के साथ समझौते भी किए। सरकार का कहना है कि हरियाणा को उत्तर भारत का मजबूत IT और इनोवेशन सेंटर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी गई है। उद्योगों को बिजली दरों में राहत और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का फैसला लिया गया है। कारोबारियों का मानना है कि इससे विदेशी बाजारों में पानीपत के कालीन, पर्दे और टेक्सटाइल उत्पादों की मांग बढ़ेगी। सरकार अगले 2 वर्षों में निर्यात को करीब 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर ग्रीन बेल्ट अभियान शुरू किया है। औद्योगिक इलाकों और सड़कों के किनारे 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस काम में स्थानीय उद्योग संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। पौधों की देखभाल के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई जाएगी, ताकि हरियाली लंबे समय तक बनी रहे और वातावरण बेहतर हो सके। गुरुग्राम में नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक बनने वाले इस रूट से लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन प्रभावित लोगों से लगातार बैठक कर रहा है और मुआवजे की प्रक्रिया समझा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा रोडवेज अब अपने बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने जा रहा है। ये बसें मुख्य रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत रूट पर चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से कर रहा है। यात्रियों को इससे आरामदायक सफर मिलेगा और शहरों में प्रदूषण कम करने की कोशिश को भी मजबूती मिलेगी। हरियाणा के 28 खिलाड़ियों ने विंटर ओलंपिक आइस स्पीड स्केटिंग के लिए क्वालिफाई कर राज्य का नाम रोशन किया है। खेल विभाग ने इन खिलाड़ियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप और विदेशी कोच की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। जींद और कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से खेल जगत में उत्साह बढ़ा है और युवा खिलाड़ियों का मनोबल भी काफी मजबूत हुआ है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने किसानों के लिए बाजरा और कपास की बिजाई को लेकर नई सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों ने मौसम और तापमान को देखते हुए उन्नत बीजों के इस्तेमाल और सिंचाई के सही समय की जानकारी दी है। मंडियों में बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी या कालाबाजारी का सामना न करना पड़े। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत नई फ्लाइट सेवाओं की तैयारी तेज हो गई है। चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए ट्रायल सफल रहने के बाद अब नियमित उड़ानों की दिशा में काम हो रहा है। अधिकारियों ने टर्मिनल विस्तार का निरीक्षण भी हिसार के महाराजा किया। इससे पश्चिमी हरियाणा के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने जन सहायक मोबाइल ऐप को अपडेट करते हुए 50 नई सेवाएं जोड़ दी हैं। अब राशन कार्ड, पेंशन और आय प्रमाण पत्र समेत 500 से ज्यादा सरकारी काम मोबाइल से किए जा सकेंगे। सरकार का मकसद लोगों को दफ्तरों के चक्कर से बचाना और सेवाओं को डिजिटल बनाना है। नए वर्जन के लॉन्च के बाद लोगों में इसे लेकर अच्छी दिलचस्पी दिखाई दी। रोहतक के पीजीएम्स अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी यूनिट शुरू हो गई है। यह हरियाणा का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां रोबोट की मदद से जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि इससे ऑपरेशन ज्यादा सटीक होंगे और मरीज जल्दी ठीक हो सकेंगे। सरकार अब ऐसी सुविधाओं को दूसरे मेडिकल कॉलेजों तक भी पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। यमुनानगर में कृषि और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों में जांच अभियान चलाया। अधिकारियों को शक था कि औद्योगिक काम में कृषि ग्रेड यूरिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जांच में तकनीकी यूरिया मिला, लेकिन रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आने पर कुछ फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन अब दस्तावेजों की विस्तार से जांच कर आगे की कार्रवाई तय करेगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस भर्ती की शारीरिक जांच परीक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस बार बायोमेट्रिक हाजिरी और सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। आयोग ने उम्मीदवारों को दलालों से बचने की सलाह दी है। भर्ती प्रक्रिया में सख्ती बढ़ने से अभ्यर्थियों के बीच भरोसा मजबूत होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इस बार आयोजन को और भव्य बनाने के लिए 25 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाने की योजना है। ब्रह्म सरोवर की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन दोलारण्य दानसर पर्यटकों के लिए एक खास मोबाइल ऐप भी तैयार कर रहा है, जिसमें कार्यक्रम और सुविधाओं की पूरी जानकारी मिलेगी।